आज काही बोलत नाही, पण 2.5 वर्ष हे लोक सत्तेत होते, पण 2.5 वर्षाच्या सत्तेमध्ये या लोकांना आता जे 10 सूत्री जाहीर करतात आहेत ते 2.5 वर्षात का कळलं नाही? 14 ते 19 च्या काळामध्ये फडणवीसांना का कळलं नाही? हे सगळे प्रश्न जनतेच्या समोर उभे आहेत. आणि म्हणून मी आपल्याला सगळ्यांना सांगतोय की हा जो रणसिंग आपण फुकलेला आहे, हा महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी, महाराष्ट्र द्रोहापासून महाराष्ट्र वाचवणं हे तमाम महाराष्ट्राच्या जनतेचं कर्तव्य बनतंय. शिवद्रोही व्यवस्थेपासून महाराष्ट्राला वाचवणं हे तुमचं आमचं सगळ्यांचं दायित्व जाते आहे. आणि म्हणून महाविकास आघाडी म्हणून आपण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज या होणाऱ्या 20 तारखेच्या निवडणुकीचा रणसिंग आपण या ठिकाणी पुकारतो आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी आज आपले सगळे नेते आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्याच्यामुळे मी या ठिकाणी जास्त वेळ न घेता उद्धव ठाकरे मी उद्धव साहेब येतपर्यंत आपल्याला मी या निमित्तानं सांगेल की आज राहुल गांधीजींनी दीक्षाभूमीवर जाऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना नमन केलं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला कोणी हात लावणार नाही आणि आम्ही हात लावू देणार नाही ही भूमिका त्या ठिकाणी घेतली. संविधानाला संपवण्याचं काम ज्या पद्धतीनं केंद्राच्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारने जे सुरू केलेलं आहे, महाराष्ट्रातल्या एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसांच्या आणि अजित पवारांच्या सरकारने महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्र गुजरातला घाण ठेवण्याचं काम सुरू केलेलं आहे, सगळ्या नोकऱ्या बंद केल्यात, पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून 1000 रुपये घेऊन परीक्षा घेतात पण पेपर लीक करण्याचं काम केलं जाते. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहानी आपल्या महाराष्ट्राला एटीएम बनवून ठेवलं. महाराष्ट्राला लुटून देशातल्या मूठभर लोकांना समृद्ध करण्याचं, त्यांना गर्भश्रीमंत करण्याचं पाप ते करतात आहेत. आणि महाराष्ट्रातल्या शाहू फुले आंबेडकर विचाराला जो समतेचा संदेश आहे, तो समतेची व्यवस्था संपवण्याचं पाप जे करतात आहेत, त्यांच्या विरोधातली ही लढाई राहुल गांधीजींनी आज नागपूरमध्ये दीक्षाभूमीमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी मांडली. पण जे पुस्तक राहुल गांधीजी संविधानाचं दाखवतात आहेत, त्या पुस्तकाला आज फडणवीसांनी ज्या पद्धतीनं, भाजपने ज्या पद्धतीनं सांगितलं की हे लाल रंग म्हणजे नक्षलवाद्यांचा रंग आहे, हे नक्षलवादी मोमेंट चालवण्याचं काम आहे, अशा पद्धतीचा उल्लेख केला. माझा सवाल आहे की लाल रंग हा आमच्या संस्कृतीमध्ये त्याला खऱ्या अर्थानं शुभ मानलं गेलेलं आहे. कुठलाही सण असेल, लग्न असेल, या सगळ्या कार्यामध्ये या लाल रंगाचा वापर केला जातो. साड्या घातल्या जातात लाल रंगाच्या. शुभ कार्यामध्ये या रंगाचं एक आगळं वेगळं महत्व आहे. एकीकडे हिंदूच्या गोष्टी करायच्या आणि एकीकडे त्याच लाल रंगाला नक्षलवादी म्हणायचं. अशा पद्धतीचं पाप यांना पाहिजे तशा पद्धतीनं, म्हणजे ज्या गोष्टी यांना हजम होत नसतील त्या गोष्टीला कुठलं तरी सर्टिफिकेट द्यायचं. यांना काही सर्टिफिकेट देण्याचा अधिकार महाराष्ट्राच्या जनतेने दिला नाही.
सत्तेमध्ये हे आलेच, सत्तेचा गैरवापर या लोकांनी केला. म्हणजे आपण पाहतो की पोलीस विभागामध्ये रिटायर झालेल्या पोलीस IPS अधिकाऱ्याला 2 वर्षाचं एक्सटेन्शन दिलं. काय महाराष्ट्रामध्ये IPS मध्ये चांगले अधिकारी नाहीत? जे अधिकारी यांना 2 वर्षाचं एक्सटेन्शन दिलं तीच कार्यक्षम होती. IPS मध्ये दुसरे अधिकारी कार्यक्षम नाहीत. पण आमच्या पक्षाचा अजेंडा त्या खुर्चीवर बसून विरोधकांचे फोन टेप करून निवडणुकीच्या काळामध्ये पोलीस यंत्रणेचा वापर आम्हाला करता यावा अशा पद्धतीचा अयशस्वी प्रयत्न त्या लोकांनी केला. आम्ही असो, पवार साहेब असतील, उद्धव साहेब असतील, आम्ही सगळ्यांनी मिळून निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आणि निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करून एकदा नाही, दोनदा नाही, 3दा रिमाइंडर दिलं. आणि तेव्हा काल त्या पोलीस महासंचालकाला हटवण्यात आलं. पण दुसरे पोलीस महासंचालक नेमले तर त्यांना टेम्पररी नेमलं. माझा सवाल निवडणूक आयोगालाही आहे, तुम्ही झारखंडमध्ये पोलीस महासंचालक बदलवलं, त्याला रेग्युलर महासंचालक दिलं. वेस्ट बेंगॉल मध्ये आहे नाही ना, त्यांनी वेस्ट बेंगॉल मध्ये पोलीस महासंचालक रेग्युलर दिला. मग महाराष्ट्रामध्ये का नाही, हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झाला. आम्ही पुन्हा निवडणूक आयोगाला आज पत्र दिलं, अगर याला रेग्युलर पोलीस महासंचालक या निवडणुकीच्या काळात दिला नाही तर पुन्हा ह्या निवडणुका पारदर्शक होणार नाही. आम्ही कोर्टाचा दरवाजा ठोकवू. पोलिसांचा वापर करून निवडणुका जिंकता येतात का? निवडणुका हारण्याची भीती या महायुतीला झालेली आहे आणि हारण्याच्या भीतीनं पोलीस विभागाचा वापर या लोकांनी सुरू केलेला आहे. पण यांचे हे मनसुबे चालणार नाही. महाराष्ट्राच्या जनतेने मानस केलेला आहे की महाराष्ट्राच्या जनतेने महाविकास आघाडीला सत्तेत आणून महाराष्ट्राला वाचवण्याचं प्रण महाराष्ट्राच्या जनतेने केलेलं आहे. आणि मी तुम्हाला विश्वासानं सांगतो, ज्याप्रमाणे लोकसभेमध्ये महाविकास आघाडीला जनतेने आशीर्वाद दिला त्याच्यापेक्षा जास्त आशीर्वादानं बहुमताचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं आणलं जाईल. हे काळ्या दगडावरची पांढरी रेषा आहे. आणि म्हणून मी या ठिकाणी सर हे जाहीर करण्यात आलं. मी या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांचे नेते आणि ज्यांना जननायक या देशाच्या लोकांनी स्वयंस्फूर्तीनं जे पदवी बहाल केलेली आहे असे भारतातल्या जनतेचे हृदयस्थान आणि जननायक स्टॉप करेंगे आप बोलते रहिए.
मी आता आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की आपलं लोकसेवेचं पंचसूत्री जे महाराष्ट्राच्या जनतेला जे वचन द्यायचं, जी गॅरंटी द्यायची आहे, ते आता आपले काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी, आदरणीय शरद पवार साहेब, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब आणि महाविकास आघाडीचे सगळे घटक पक्ष या पंचसूत्रीला या ठिकाणी आपल्याला नाही, मला ते पंचसूत्री देण्याच्या पहिले उद्धवजी पंचसूत्री देण्याच्या पहिले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला आपण हार टाकून राहुलजी पवार साहेब, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा को माल्यार्पण कर कर शिवशाही की सरकार, जनता की सरकार महाराष्ट्र में लाने का हम लोग वचन देते हैं और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर कर ये पंचसूत्री हम महाराष्ट्र की जनता को देंगे। आज महाराष्ट्र की जनता को लोक सेवे की पंचसूत्री इस गारंटी के माध्यम से दी जा रही है। महाविकास आघाड़ी के सभी नेता आपके सामने महाराष्ट्र की जनता को गारंटी दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं और इसको पूरा करने का वादा यहां पर करने का आपको वचन देने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी की ये गारंटी है और महायुति की जुमलेबाजी है, यह भी महाराष्ट्र की जनता जानती है। कांग्रेस पक्षाचा राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, राहुल जी तुम आगे बढ़ो। मैंने आप लोगों को कहा कि भाजपा की जुमलेबाजी होती है और राहुल जी ने कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, इस राज्य में जो गारंटी दी वो आज भी वहां पे चल रही है और इसलिए ऐसे जननायक को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप
जो लोक सेवक की जो पंचसूत्री हम लोगों को देना चाहते हैं, हम लोक सेवक की जो पंचसूत्री देना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन आप करें, ऐसे मैं आपको विनती करता हूं। राहुल गांधी जी, तालियां। क्या कर रहे हैं? ठीक ठीक। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, रमेश चेन्नीथाला जी, नाना पटोले जी, बाला साहेब थोराट जी, वर्षा गायकवाड़ जी, उद्धव ठाकरे जी, रमेश चेन्नीथाला जी, नाना पटोले जी, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से नहीं कह सकते हैं, सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, ब्यूरोक्रेसी है, शिक्षा का सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि एक पार्टी को, एक विचारधारा को अपने लोग हिंदुस्तान की हर संस्था में डालने हैं। यह इंडिया गठबंधन कभी नहीं करता है। आप देखिए, आज देश में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाली है। उस लिस्ट में आपको मेरिट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ
क्वालिफिकेशन सिर्फ आरएसएस की मेंबरशिप का है। वाइस चांसलर बनना है, आरएसएस की मेंबरशिप लीजिए। साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस के हो, सीधा आपको उसमें जगह मिलेगी। और ये एक संस्था के साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सरकार गिराते हैं। आप याद रखिए कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, और उस सरकार को चोरी कर पैसा देकर हटाया गया था। क्यों? क्योंकि वो 2-3 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। आप जानते हो, मुंबई जानता है, महाराष्ट्र जानता है कि धारावी की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन, आपकी जमीन, गरीबों की जमीन, आपके आंखों के सामने आपसे छीनी जा रही है। पूरी दुनिया जानती है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन आपकी आंखों के सामने, दुनिया की आंखों के सामने 1 अरबपति को दी जा रही है। आपके जो प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो एप्पल आईफोन की फैक्ट्री हो, चाहे वो हवाई जहाज बोइंग का यूनिट हो, आपसे छीनकर दूसरे प्रदेशों में चले जा रहे हैं। 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है इन प्रोजेक्ट से। सारे के सारे आपसे छीनकर गुजरात की ओर चले गए। सेमीकंडक्टर प्लांट, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, टाटा एयरबस प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे जो आपके थे, जिससे आपके युवाओं को फायदा मिलना चाहिए था, रोजगार मिलना चाहिए था, ये एक के बाद एक आपसे छीन लिए गए। आपकी जमीन छीनी जा रही है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन छीनी जा रही है, आपके प्रोजेक्ट्स छीने जा रहे हैं। यह है बीजेपी की सरकार। आपको कहते हैं कि आपको हम पैसा देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, मगर हमने आंकड़े निकाले, बीजेपी की सरकार में आपके साथ क्या किया जा रहा है। महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इनको अगर आप जोड़ें तो बीजेपी की सरकार हर साल महाराष्ट्र के हर परिवार से 90,000 रुपए छीनती है, आपके जेब में से निकालते हैं और सीधा अदानी, अंबानी ऐसे लोगों की जेब में डालते हैं, और फिर आपसे कहते हैं हम आपको महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, 1,500 रुपए देंगे। मगर इनकी नियत गलत है। काम ये सिर्फ उन लोगों का करते हैं। नोटबंदी से आपको फायदा हुआ, जीएसटी से आपको फायदा हुआ, किसान के जो कानून बना उससे आपको फायदा हुआ, ये जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं
जो ये आपसे छीने गए, इससे आपको फायदा हुआ क्या? आप रोजगार नहीं चाहते हो, आप सिर्फ महंगाई चाहते हो, आप बेरोजगारी चाहते हो क्या? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। किसी स्टेट में चले जाइए, महाराष्ट्र छोड़िए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, तो वहां आप पूछिए, युवाओं से पूछिए क्या करते हो, कहेंगे भैया कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी ने, बीजेपी की पॉलिसीज ने बेरोजगारी फैला दी है, रोजगार मिल ही नहीं सकता। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं, उनको एक के बाद एक खत्म कर दिया है। जो रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, रोजगार अंबानी अदानी नहीं दे सकते। अदानी धारावी की जमीन छीन सकता है आपसे, मगर रोजगार नहीं दे सकता है। यह पूरा देश जानता है। रोजगार कौन देते हैं? स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री वाले लोग, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो हाथ से काम करते हैं, ये लोग रोजगार देते हैं। और इन सब को बीजेपी के लोगों ने, इनकी सरकारों ने खत्म कर दिया है। नोटबंदी, जीएसटी, ये पॉलिसीज नहीं है, ये हथियार हैं। छोटे बिजनेस वालों को खत्म करने के, मारने के हथियार हैं। आप जीएसटी देते हो, जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। आप शर्ट खरीदोगे, उतना ही पैसा आपके जेब से जाएगा जितना अदानी के जेब से जाएगा। यह जीएसटी की सच्चाई है। और अगर आप देखें, आज हिंदुस्तान में गरीब लोग टैक्स देते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स गरीब लोग देते हैं, कमजोर लोग देते हैं, छोटे दुकानदार देते हैं, किसान देते हैं, मजदूर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स से पता नहीं लगता। आप शर्ट खरीदते हो, टैक्स लगता है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हो, टैक्स लगता है। सब जगह इनडायरेक्ट टैक्स लगता रहता है आपके कंधों पे। ये सब बीजेपी की पॉलिसीज हैं। मैंने संविधान की बात की। यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ अरबपतियों की सरकार और दूसरी तरफ गरीबों की, किसानों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों की, युवाओं की सरकार। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता को 5 गारंटी की है। और आज मुझे कहा गया है कि आपको मैं 5 गारंटीज में से पहली गारंटी के बारे में बताऊं। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और खारगे जी आपको बाकी गारंटीज के बारे में बताएंगे, मगर मैं आपको महालक्ष्मी योजना, 3000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाएगा। और जब महाराष्ट्र की महिलाएं महाराष्ट्र में बस में कहीं जाएंगी, तो उन्हें बस टिकट खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाएंगी। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जो चोट बीजेपी की सरकार ने आपको मारी है,
महंगाई की चोट, गैस सिलेंडर की चोट, बेरोजगारी की चोट, सबसे ज्यादा दर्द महाराष्ट्र की महिलाओं को लगता है। इसीलिए हमारी पहली गारंटी महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में सीधा 3,000 रुपए हर महीने और फ्री बस ट्रैवल पूरे महाराष्ट्र में। जो बाकी गारंटीज हैं उनके बारे में शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और खारगे जी आपको बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपको जाति जनगणना के बारे में कहना चाहता हूं। आज नागपुर में हमने एक सम्मेलन किया, उसमें हमने जाति जनगणना की बात की। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी हैं। अगर आज तक किसी को नहीं मालूम कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, कोई कहता है 50 हैं, कोई कहता है 55% है, कोई कहता है 60% है, किसी को नहीं मालूम। और जब हम देखते हैं, हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, कॉर्पोरेट इंडिया को देखते हैं, जुडिशरी को देखते हैं, इन सब संस्थाओं में हमें ना पिछड़े वर्ग के लोग दिखते हैं, ना दलित दिखते हैं, ना आदिवासी दिखते हैं, ना माइनॉरिटी के लोग दिखते हैं, ना गरीब जनरल कास्ट के लोग दिखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि देश में एक ऐतिहासिक कदम लिया जाए, जाति जनगणना किया जाए और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को यह पता लगे कि पावर स्ट्रक्चर में उनकी कितने हिस्सेदारी है, इस देश में धन किसके हाथ में है, संस्थाएं किसके हाथ में है। इसीलिए हमने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो हमारा पहला कदम जाति जनगणना होगा। कर्नाटक में, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। दोनों प्रदेशों में हमने जाति जनगणना का काम शुरू कर दिया है और तेलंगाना में हमने एक ऐतिहासिक कदम लिया। ऐतिहासिक कदम। पहले सर्वे बंद कमरों में बनते थे, ब्यूरोक्रेट सवाल चुनते थे, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार तेलंगाना में जो जाति जनगणना पर सवाल पूछे जाएंगे वो तेलंगाना की जनता ने चुने हैं। हमने पूरे स्टेट में मीटिंग्स करी और जनता से पूछा, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से, महिलाओं से, कि कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए, आप क्या जानना चाहते हो हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर के बारे में, हिंदुस्तान के धन के बारे में, आपकी आबादी के बारे में। और जनता ने हमें सवाल दिए। महाराष्ट्र में भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। और पार्लियामेंट में मैंने साफ कहा है, मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी वैसे ही जाति जनगणना होगा
और ये जो 50% की सीलिंग लगा रखी है, जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इस दीवार को हम तोड़ देंगे। भाइयों और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। अगर यह संविधान खत्म हो गया तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कुछ नहीं बचेगा। जो भी आज आपको मिला है, चाहे ये आईआईटीज हो, आईआईएम हो, शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, आपकी जमीन की रक्षा, ये सब संविधान करता है। अगर आज अदानी जी पर थोड़ी सी रोक लगी हुई है तो यह संविधान के कारण रोक लगी हुई है। और यह जो किताब है, यह सिर्फ एक किताब नहीं है। इस किताब में महापुरुषों की सोच है, हिंदुस्तान की आवाज है इस किताब में। इसमें अंबेडकर जी की आवाज है, फूले जी की आवाज है, गांधी जी की आवाज है, बसवन्ना जी की आवाज है, नारायण गुरु जी की आवाज है, बुद्ध भगवान की आवाज है। उन सब की आवाज इस किताब में है। और हिंदुस्तान की आवाज, गरीबों की आवाज, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, किसानों की आवाज इसमें है। और आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी इस किताब को खत्म करने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन आपको मैसेज देना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, संविधान को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं खत्म कर पाएगा। इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की जनता एक साथ खड़ी है। हम इसको कभी खत्म नहीं होने देंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। चुनाव का समय है। आपकी जो पिछली सरकार थी वो आपके हाथों से चोरी की गई। बीजेपी, आरएसएस, इन लोगों ने आपसे आपकी सरकार छीनी। चोरी करके, एमएलए खरीद कर आपकी सरकार छीनी गई। यह आप याद रखिए। और इस बार महाराष्ट्र की सरकार बनाइए, जो आपके प्रोजेक्ट दूसरे प्रदेशों में ना भेजे, जो आपकी धारावी की जमीन अदानी जी के हवाले ना करे, मगर महाराष्ट्र के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस और युवाओं के लिए काम करे। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल जी का जोरदार से तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए। महाराष्ट्र के महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए उन्हें जो कदम उठाया है, उसके लिए हम तहे दिल से उनका महाराष्ट्र की जनता की तरफ से स्वागत करते हैं। हमारे राज्य के और राष्ट्रीय नेता, हमारे महाराष्ट्र का गौरव शरद पवार जी, किसानों के बारे में जो गारंटी देने वाले हैं, वो अपना वक्तव्य शुरू करें। सन्माननीय रसिक आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, सुरुवातीलाच तुम्हा सगळ्यांचे आभार मानायचे। 6 महिन्याच्या पूर्वी देशाच्या लोकसभेची निवडणूक झाली। त्यावेळेला आपण लोकांनी
हे राज्य कसं जायचं, कसं चालवायचं याचा निकाल घेण्याची ही वेळ आलेली आहे. गेल्या 5 वर्षामध्ये आपण उद्धवजींच्या नेतृत्वाखालचं सरकार सोडलं तर बाकीचा सगळा कालखंड हा महाराष्ट्राला मागे नेणारा कालखंड आहे. महाराष्ट्र राज्य देशाचं उद्योगाचं महत्वाचं राज्य, आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली राज्य, देशामध्ये याची आकडेवारी पाहिली तर चिंता वाटावी अशा प्रकारचं चित्र आहे. राज्यामध्ये 64,000 महिला आणि मुली आज बेभत्स आहेत, त्यांचा पत्ता लागत नाही. ही स्थिती महाराष्ट्रामध्ये कधीही नव्हती. महाराष्ट्रामध्ये शिक्षणाच्या संबंधी नेहमीच प्रगत राज्य होतं. आज शिक्षण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार चालू आहे. हे चित्र आपल्याला बघायला मिळतं. दरदारी उत्पन्न असो, अन्य प्रश्न असो, प्रत्येक ठिकाणी आज महाराष्ट्र घसरलेला आहे. शिवछत्रपती हे देशाच्या स्वाभिमानाचं प्रतीक आहे. हल्लीच्या राजवटीमध्ये भ्रष्टाचार हा कोणत्या टोकाला गेला हे जर सांगायचं असेल तर एकच उदाहरण सांगतो की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शिवछत्रपतींचा पुतळा जो उभा केला त्या उभारणीमध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार झाला. आज आपण बघतो शिवाजी पार्कवर शिवछत्रपतींचा पुतळा आहे, अनेक वर्ष आहे, त्याला काही धक्का लागत नाही. गेट ऑफ इंडियाच्या जवळ छत्रपतींचा पुतळा आहे, समोर समुद्र आहे, समुद्राचं वारं येतं, हजारो लोक तो पुतळा बघतात, त्या पुतळ्याला काही झालेलं नाही. पण सिंधुदुर्गाचा पुतळा मोदींच्या हस्ते अनावरण आणि तो पुतळा उद्ध्वस्त होतो आणि सरकारच्या तर्फे सांगितलं जातं होतं. माझ्याकडे देशाचं शेती खातं होतं. शेतकऱ्यांच्या मध्ये अस्वस्थता होती, कर्जबाजारीपणा होता. आम्ही लोकांनी एकत्र बसून देशाच्या शेतकऱ्यांना
71,000 कोटीचं कर्ज आम्ही माफ केलं आणि ज्या शेतकऱ्याच्या शेतीला 12% व्याजाचा दर होता तो 12हून 6% आणला, 6%हून 3% आणला आणि नियमित देतात त्यांना आणखीन सवलत दिली. आज आमच्या आघाडीच्या वतीनं आहे. आसपासच्या संकटाला जाण्याची दुःखाची परिस्थिती त्याच्यावर आलेली आहे आणि भाजपच्या सरकारमध्ये त्याच्या दुःखाकडे झुंकून सुद्धा बघितलं जात नाही आणि त्यामुळं याला काहीतरी उत्तर शोधलं पाहिजे आणि त्या उत्तराच्यासाठीच आम्ही लोकांनी हे आश्वासन, हे एक धोरणात्मक कार्यक्रम आपल्या सगळ्यांच्या समोर मांडला. माझी खात्री आहे की बळीराजाला वाचवण्यासाठी या ठिकाणी हे आघाडीचं सरकार यावं हा आमचा आग्रह आहे. त्याला तुम्हा सगळ्यांची मदत मिळेल आणि महाराष्ट्राचं हे चित्र बदलून एक प्रगतिशील सामान्य माणसाचं दुःख कमी करणारं, महागाईची सुटका कमी करणारं, बेरोजगारी घालवण्यासाठी हातभार लावणारं, स्त्रियांना संरक्षण देणारं आणि कुटुंब समाजाचे जे दीन दलित आदिवासी व्यक्ती यांना सन्मानानं जगता येईल अशा प्रकारची काळजी घेणारे सरकार आम्ही लोकांचा जीव हाच विश्वास आणि भरोसा मी आपल्या सगळ्या या ठिकाणी तरुणांसाठी ते गॅरंटी आपल्याला या ठिकाणी देणार आहेत आणि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब याच्यानंतर आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खरगे साहेब हे आपल्याला आरोग्य विषय गॅरंटी आपल्याला या ठिकाणी देणार आहेत आदरणीय खरगे साहेब. त्यामुळे आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब आपल्याला युवांच्या बद्दल जी गॅरंटी आपण महाविकास आघाडीच्या वतीने द्यायला निघालेलो आहोत त्याबद्दलचं मार्गदर्शन ते करतील. माननीय राहुलजी, आदरणीय पवार साहेब, आदरणीय खरगे साहेब, व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर आणि जमलेल्या माझ्या तमाम महाराष्ट्रप्रेमी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, नुकतीच दिवाळी झालेली आहे आणि आता निवडणुकांचे फटाके फुटायला लागलेत. आपल्याकडे चांगले ॲटम बॉम्ब आहेत
आणि पलीकडनं तडतड्या फुलभाज्या फुसकुल्या वगैरे काय सुरू आहेत, चालू द्या. 23 तारखेला आपल्याला विजयाचे फटाके फोडायचे आणि त्याचा निश्चय करण्यासाठी आज आपण इकडे जमलेलो आहोत. कालपासून माझ्या जाहीर सभा सुरू झाल्या. सभा सुरू होण्याच्या आधी 2-3 दिवस मी काही जणांशी बोलत होतो. सगळे ठेवले होते, कारण महागाई वाढते. ही महागाई जी वाढती आहे तिच्यावरती आवर घालूच शकत नाहीत मोदी आणि हे सगळे भाजप मिंदे वगैरे सगळे कोणी. बाकी आनंदाचा शिदा वगैरे ठीक आहे, त्या आनंदाच्या शिद्यामध्ये सुद्धा उंदराच्या लेंड्या मिळतात. कसला आनंद यांचा? गरिबांना उंदराच्या लेंड्या देत आहे हा तुमचा आनंद, आणि असे बकवास लोक आपल्यावरती राज्य करतायत. आणि म्हणून मी काल सांगितलं की आपलं सरकार आल्यानंतर परत एकदा ह्या ज्या 5 जीवनावश्यक वस्तू आहेत, मग त्याच्यामध्ये तेल आलं, साखर, तांदूळ, गहू, जे काय 5 लागतात त्यांचे भाव आम्ही शेतकऱ्याचं नुकसान होऊ न देता हे स्थिर राखून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. द्या ना, काहीतरी चांगलं द्या, नुसतं घेताय. राहुलजी जो बात आपने कही, खरंच म्हणजे ही धक्कादायक गोष्ट आहे की 90,000 रुपये आपल्या महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कुटुंबाच्या खिशातले हे काढले जात आहेत. जीएसटी लावतायत, हा टॅक्स लावतायत, तो टॅक्स लावतायत. म्हणजे उद्या श्वास घ्यायला सुद्धा टॅक्स लावतील. आपल्याला कळतच नाही, आपला खिसा मारला जातोय आणि वरनं यांच्या योजना येत आहेत. आज मुद्दामून एक चांगली सभा इकडे आयोजित झाली, कारण आपण जे काय करतो ते खुलेआम करतो, काळोखात काय करत नाही. खुलेआम आपली वचननामा, जाहीरनामा सुद्धा खुलेआम आहे, लोकांसाठी आहे. महिलांसाठी योजना जी आहे ती नुसती चालू ठेवणार नाही, तर त्याच्यामध्ये भर टाकणार आहोत. हे राहुलजीने आपण सांगितलेलं आहे. पवार साहेब आपण सांगितलं की शेतकऱ्याचं कर्ज हे 3 लाखापर्यंत आपण माफ करणार आहोत. 2 लाखापर्यंत आपण करून दाखवलेलं आहे. म्हणजे आम्ही असे काय वाऱ्यावरची वरात नाही. गायकवाड जी, उद्धव ठाकरे जी, रमेश चेन्नीथाला जी, नाना पटोले जी, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार. लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है. एक तरफ बीजेपी, आरएसएस और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन. एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं. सामने से नहीं कह सकते हैं,
सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, ब्यूरोक्रेसी है, शिक्षा का सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि एक पार्टी को, एक विचारधारा को अपने लोग हिंदुस्तान की हर संस्था में डालने हैं। यह इंडिया गठबंधन कभी नहीं करता है। आप देखिए, आज देश में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालिए, उस लिस्ट में आपको मेरिट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ क्वालिफिकेशन सिर्फ आरएसएस की मेंबरशिप का है। वाइस चांसलर बनना है, आरएसएस की मेंबरशिप लीजिए। साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस के हो, सीधा आपको उसमें जगह मिलेगी। और ये एक संस्था के साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सरकार गिराते हैं। आप याद रखिए कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, और उस सरकार को चोरी कर पैसा देकर हटाया गया था। क्यों? क्योंकि वो 2-3 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। आप जानते हो, मुंबई जानता है, महाराष्ट्र जानता है कि धारावी की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन, आपकी जमीन, गरीबों की जमीन, आपके आंखों के सामने आपसे छीनी जा रही है। पूरी दुनिया जानती है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन आपकी आंखों के सामने, दुनिया की आंखों के सामने 1 अरबपति को दी जा रही है। आपके जो प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो एप्पल आईफोन की फैक्ट्री हो, चाहे वो हवाई जहाज बोइंग का यूनिट हो, आपसे छीनकर दूसरे प्रदेशों में चले जा रहे हैं। 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है इन प्रोजेक्ट से। सारे के सारे आपसे छीनकर गुजरात की ओर चले गए। सेमीकंडक्टर प्लांट, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, टाटा एयरबस प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे जो आपके थे, जिससे आपके युवाओं को फायदा मिलना चाहिए था, रोजगार मिलना चाहिए था, ये एक के बाद एक आपसे छीन लिए गए। आपकी जमीन छीनी जा रही है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन छीनी जा रही है, आपके प्रोजेक्ट्स छीने जा रहे हैं। यह है बीजेपी की सरकार।
आपको कहते हैं कि आपको हम पैसा देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, मगर हमने आंकड़े निकाले, बीजेपी की सरकार में आपके साथ क्या किया जा रहा है। महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इनको अगर आप जोड़ें तो बीजेपी की सरकार हर साल महाराष्ट्र के हर परिवार से 90,000 रुपए छीनती है, आपके जेब में से निकालते हैं और सीधा अदानी, अंबानी ऐसे लोगों की जेब में डालते हैं, और फिर आपसे कहते हैं हम आपको महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, 1,500 रुपए देंगे। मगर इनकी नियत गलत है। काम ये सिर्फ उन लोगों का करते हैं। नोटबंदी से आपको फायदा हुआ, जीएसटी से आपको फायदा हुआ, किसान के जो कानून बना उससे आपको फायदा हुआ, ये जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो ये आपसे छीने गए, इससे आपको फायदा हुआ क्या? आप रोजगार नहीं चाहते हो, आप सिर्फ महंगाई चाहते हो, आप बेरोजगारी चाहते हो क्या? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, किसी स्टेट में चले जाइए, महाराष्ट्र छोड़िए, किसी भी स्टेट में चले जाइए और वहां आप पूछिए, युवाओं से पूछिए क्या करते हो, कहेंगे भैया कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी ने, बीजेपी की पॉलिसीज ने बेरोजगारी फैला दी है, रोजगार मिल ही नहीं सकता। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं उनको एक के बाद एक खत्म कर दिया है। जो रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, रोजगार अंबानी अदानी नहीं दे सकते। अदानी धारावी की जमीन छीन सकता है आपसे, मगर रोजगार नहीं दे सकता है। यह पूरा देश जानता है। रोजगार कौन देते हैं? स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री वाले लोग, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो हाथ से काम करते हैं, ये लोग रोजगार देते हैं। और इन सब को बीजेपी के लोगों ने, इनकी सरकारों ने खत्म कर दिया है। नोटबंदी, जीएसटी, ये पॉलिसीज नहीं है, ये हथियार हैं। छोटे बिजनेस वालों को खत्म करने के, मारने के हथियार हैं। आप जीएसटी देते हो, जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। आप शर्ट खरीदोगे, उतना ही पैसा आपके जेब से जाएगा जितना अदानी के जेब से जाएगा। यह जीएसटी की सच्चाई है। और अगर आप देखें, आज हिंदुस्तान में गरीब लोग टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स गरीब लोग देते हैं, कमजोर लोग देते हैं।